स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। यूपी विशेष की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से जुड़े अनामिका शुक्ला मामले को लेकर। अब इस प्रकरण ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को और भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली योगी सरकार को इन मामलों पर विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए डेडिकेटेड टीम गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के हर शिक्षक का डॉक्यूमेंट चेक करने का निर्देश भी दिया और साथ ही शिक्षक भर्ती में प्रयागराज में गड़बड़ी सामने आने पर जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अनामिका शुक्ला के नाम फर्जी नियुक्तियां उजागर होने के साथ ही अनियमितताओं की परतें खुलती जा रही हैं। इससे नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित टीम 11 की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की और पारदर्शी और सुचितापूर्ण व्यवस्था पर जोर देने के साथ ही उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि अब माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कस्तूरबा गांधी और समाज कल्याण विभाग के सभी स्कूलों में जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उन सभी के दस्तावेजों की जांच कराई जाए। तो अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद सूबे में सभी कस्तूरबा आवासीय स्कूल में नियुक्त टीचर और कर्मचारियों का मार्कशीट का वेरिफिकेशन कराने जाने के निर्देश भी हुए हैं। हालांकि गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में जिले के 17 कस्तूरबा स्कूल में तैनात 208 कर्मचारियों के मार्कशीट सत्यापन का काम भी शुरू हुआ है। 2 दिन में 2 टेबल पर वेरिफिकेशन के काम होंगे। इंडिया न्यूज इस खबर पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत से लगातार आपको रूबरू करा रहा है। सूबे में अनामिका प्रकरण सामने आने के बाद प्रदेश में 25 जगहों पर उसके नाम से नौकरी हथियाने का प्रयास किया गया, जहां पर 9 जगह नौकरी भी वो कर रही थी। उसके बाद गोंडा जिले में अनामिका शुक्ला, असली अनामिका शुक्ला सामने आई और अपना मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद गोंडा जिले में 17 ब्लॉकों में लगभग 208 शिक्षक तैनात थे। उनका वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं ये कस्तूरबा स्कूल का वेरिफिकेशन हो रहा है। ये गोंडा का बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय है, जहां पर आज गोंडा जिले के 17 ब्लॉक में 208 जो संविदा कर्मचारी तैनात हैं और फुल टाइम टीचर जो तैनात हैं उन सभी का वेरिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर लोग अपने अपने ओरिजिनल मार्कशीट को लेके आए हैं और सत्यापन हो रहा है। 2 टीमें लगाई गई हैं, 2 टीमें काम कर रही हैं। इसी पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहायक लेखा अधिकारी जी। इनसे जानते हैं क्या नाम है इनका, किस तरीके से वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जी, मेरा नाम सहायक लेखा अधिकारी सुदीप पांडे है। मैं सर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया गया हूं, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आज हाईकोर्ट में उनको बुलाया गया है। यहां पर जैसा कि इन्होंने बताया कि अनामिका शुक्ला के प्रकरण में जनपद गोंडा के अंतर्गत केजीबीवी में जितने भी छात्रावास केजीबी में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन सत्यापन हेतु 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, 15 तारीख और 16 तारीख, जिसमें प्रथम चरण में 15 तारीख में 8 ब्लॉकों का सत्यापन हो रहा है, जिसके लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। दोनों टीमों को 4-4 ब्लॉक में बांटा गया है और समस्त छात्र केजीबीवी में सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया, वार्डन आदि लोगों को बुला करके अपना मूल अभिलेखों को यहाँ सत्यापन किया जा रहा है। मूल अभिलेख उनको यहाँ पर जमा करवाने के पश्चात उसको इलाहाबाद या जहाँ से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वहाँ पर सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाएगा। यदि सत्यापन के उपरांत किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कर्मचारी का सत्यापन सही नहीं हो जाता है या उनके द्वारा कोई भी उसमें हेराफेरी की जाती है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और यदि हो सकेगा तो उनके द्वारा जितनी भी धनराशि आहरित की गई है उनकी रिकवरी भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इससे पहले वेरिफिकेशन नहीं हुआ था इन लोगों का? नहीं, इससे पहले भी वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन चूंकि अनामिका शुक्ला का ऐसा प्रकरण उत्पन्न हुआ है तो दोबारा फिर से मूल अभिलेखों के साथ में एक गहराई से उनका सत्यापन करने की रणनीति बनाई गई है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडा में शिक्षा विभाग कितना सचेत था। अब गोंडा विभाग में इंडिया न्यूज़ पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई, जिसके बाद अब शासन प्रशासन संज्ञान लिया है और कस्तूरा विद्यालय में वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। गोंडा जिले में 17 ब्लॉकों में 208 कर्मचारी हैं जो जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें किन कर्मचारियों के मार्कशीट सही पाया जाता है और किन के गलत, और इन पर किस तरीके से विभाग कार्रवाई करेगा। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब आपको दो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम और सीएम योगी टीम 11 के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम योगी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए डेडिकेटेड टीम को गठित करने के निर्देश दिए। तो दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा पलटवार भी किया है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, निशाने पर सरकार है लगातार। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, ट्वीट के जरिए निशाना साधा जा रहा है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है यूपी सरकार पर। वहीं दूसरी तस्वीर, कार्रवाई से विपक्ष डरा हुआ है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, लगातार वो एक्शन ले रहे हैं इसको लेकर। ये पूरा मामला सियासत की सीढ़ियों पर अब चढ़ चुका है और ऐसे में लगातार निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, वो लगातार ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर तमाम सवाल जो है वो भी खड़े कर रहे हैं। तो एसटीएफ की मनमानी जांच का खेल शुरू हो गया है, ये भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। वहीं चलिए अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आरोप पर क्या जवाब दिया। कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था। इनके क्रियाकलाप आज भी याद हैं। आज भी तमाम प्रकरण ऐसे हैं उनके जिन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वर्तमान सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे डर कर कुछ लोग जो है इस प्रकार के ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई करेगी। और हमारी सरकार ने इसमें जो कार्रवाई की है वो इसका का उदाहरण है, जो एसटीएफ ने तमाम लोगों को पकड़ा है बगैर किसी पक्षपात के। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति का ही परिणाम। वहीं गोंडा के अनामिका शुक्ला की तर्ज पर जौनपुर में भी एक मामला सामने आया, जहां प्रीति यादव के प्रमाण पत्र पर जौनपुर और आजमगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी शिक्षिकाएं काम कर रही थी। वहीं असली प्रीति यादव अब भी बेरोजगार है। प्रेरणा पोर्टल और दीक्षा ऐप पर अपलोड किए गए डाटे के परीक्षण में प्रीति यादव के नाम पर 2 जगहों पर नौकरी करने का ये मामला भी सामने आया है। दोनों शिक्षिकाओं ने एक ही आधार नंबर अपलोड भी किया। दोनों जिलों में जांच की गई तो प्रमाण पत्र एक ही निकले। एक फर्जी शिक्षिका की अगर बात की जाए तो केजीवीपी मुफ्तीगंज जौनपुर में पूर्णकालिक शिक्षिका और दूसरी केजीवीपी पवई आजमगढ़ में भी वार्डन के पद पर तैनात है। दोनों के पते अलग अलग थे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल शिक्षक निवास और साथ ही पहचान प्रमाण पत्र से मिलान किया तो सामने आया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है। बीएसए के एफआईआर दर्ज कराने और वेतन की रिकवरी का आदेश भी अब दे दिए गए हैं।
जौनपुर की जिस प्रीति यादव के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया है शिक्षा विभाग में, और मैनपुरी की एक महिला उस प्रीति की जगह पे कार्य कर रही थी, इंडिया न्यूज़ की टीम उस घर पे पहुंची हुई है। जो प्रीति यादव ओरिजिनल हैं, ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। ये घर है जहाँ प्रीति यादव रहने वाली है, और इनके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मैनपुरी की जो महिला थी वो जो है नौकरी कर रही थी। आप देख सकते हैं वो जो यहाँ पर लड़की बैठी हुई, ये जो है प्रीति यादव है जिनके दस्तावेजों का जो है दुरुपयोग किया गया है। हम सीधा इनसे ही बात करेंगे। जी प्रीति जी, आप बताइए किस तरह से पूरा मामला आपके संज्ञान में आया? दैनिक जागरण समाचार पत्र में न्यूज़ निकली थी 13 तारीख को, तो उसमें लोगों के माध्यम से पता चला। उसमें लिखा था मैनपुरी जनपद के रामनगर निवासिनी प्रीति यादव पुत्री लाल बहादुर यादव, जिसने कक्षा 6 से इंटर तक की पढ़ाई इंदु बालिका इंटर कॉलेज में की है, और उसने स्नातक की पढ़ाई तिलकधारी महिला महाविद्यालय में की है, और उसका मतलब जन्म तिथि भी 93 दिया था। तो ये सब देखा, जो कि मेरा नाम पिता का नाम मैच किया, और फिर मेरे विद्यालय का नाम जो जहाँ से 6 से इंटर तक मैंने पढ़ाई की है, फिर स्नातक का नाम भी वही था, और मेरा जन्म तिथि भी। तो ये सब देखते हुए मुझे बस शक हुआ कि हो सके ये मेरा ही हो सकता है। तो बस यही सब देख के मैंने बीएसए को बस एक सूचना व्हाट्सएप के ज़रिए अपने अंकपत्र उनको 13 तारीख को भेज दिए। कभी आपने आवेदन किया था उसके लिए? जो 2017 में कस्तूरबा गांधी के लिए आवेदन किया था, तो जिसमें मुझे वेबसाइट के ज़रिए पता चला कि उसमें मेरी 9 दिन जन्मतिथि कम है, इस वजह से मैंने मतलब काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। तो अब जब आपको पता चला कि आप जो है कोई और कार्य कर रहे थे, क्या चाहती हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही चाहती हूँ बस इस मामले की अच्छी से जांच हो और उचित कानूनी कार्यवाही हो। क्या आप अभी कहीं नौकरी कर रही हैं? आपको कोई नौकरी मिली है? मैं अभी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं आप? जी हाँ, तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रीति यादव जो है वो बेरोजगार हैं, और उनकी जगह पे दूसरी महिला जो है वो नौकरी कर रही थी और शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक रही थी, जिसका खुलासा आधार कार्ड के नंबर के मैच करने के बाद हुआ है। और फिलहाल बीएसए ने मामला दर्ज करके जो उनके जो रिकवरी करने का आदेश भी दे दिया है, और साथ ही कार्रवाई का भी आदेश जारी हो गया है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज़, जौनपुर। वहीं लॉकडाउन के दौरान जब रूम का किराया और विश्वविद्यालय की फीस से सिरदर्द बढ़ाने लगी, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का रोष भी फूट पड़ा। छात्र सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए। विश्वविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में उप मुख्यमंत्री और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं देर शाम छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल और कुलपति से बात करने का आश्वासन भी दिया है। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय के तमाम छात्र सामान्य और दुर्बल वर्ग से हैं और हमें इस स्थिति में अभी किराए पर लिए गए कमरे का किराया अदा करना मुश्किल पड़ रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय की फीस अदायगी में भी असमर्थता जताते हुए फीस माफी की मांग भी की है। चलिए अब यूपी विशेष में बात करते हैं। भारत और नेपाल के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में तैनात एसएसबी के 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाली नागरिकों की ओर से अतिक्रमण किए जाने को लेकर जिला अधिकारी को एक पत्र लिखने के बाद हड़कंप मच गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी में एसएसबी की 39वीं बटालियन तैनात है। 2 जून को एसएसबी के कमांडेंट ने जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा। पत्र में नो मेस लेंट पर पिलर संख्या 742 और 766 पर नेपाली नागरिकों के कब्जा करने का जिक्र भी किया गया। वहीं 20 से 25% पिलर गायब है। बॉर्डर पर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी, आईबी, पुलिस बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। तो भारत और नेपाल के बीच जो तनातनी है वो लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी से सटी सीमा पर भी पिलर्स गायब हुए हैं। हालांकि नेपाल ने अपने आउटपोस्ट बना लिए हैं, हाई अलर्ट है।
और 5 बॉर्डर्स पर ये बनाया गया है। बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो डीएम के पत्र से हड़कंप भी मच गया है और साथ ही हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिलर गायब है, दूसरी तस्वीर में एसएसबी अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो लखीमपुर खीरी से सटी सीमा पर पिलर्स गायब हो गए हैं और लगातार भारत नेपाल के बीच में ये तनातनी जारी है। नेपाल ने बनाए नए आउटपोस्ट, हाई अलर्ट कर दिया गया है। पिलर फिलहाल गायब हो गए हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आई। लखीमपुर ज़िले से अगर हम चर्चा करें तो 120 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से लगती है, जिसमें कैलाली और कंचनपुर 2 ज़िले आते हैं। और इन ज़िलों पे सर्वे का काम चल रहा था। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते सर्वे का काम रोका गया है। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन साइड में नेपाल के लोगों ने कुछ छिटपुट कब्जे कर रखे हैं और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ इंडिया के लोग बढ़कर नेपाल साइड में कब्जा कर रखे हैं। जो बाउंड्री के उसके मेजरमेंट के रूल्स होते हैं कि दोनों जगहों की टीमें आती हैं और दोनों की उपस्थिति में जॉइंट पैमाइश होती है। तो इस संदर्भ में जो एक हम लोगों के पास सूचना आई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है इस कार्य को जो मेजरमेंट का काम है फिर से शुरू कराया जाए और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो काम हमारा छूटा हुआ है कुछ हिस्से में वो शुरू हो जाएगा। उसके हिसाब से जहाँ पिलर्स हमारे मिसिंग हैं वहाँ नए पिलर्स लगा करके इस समस्या का हम लोग निदान कर लेंगे। बॉर्डर पर जो हमारी 120 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल से, हमारे 4 थाना क्षेत्र का एरिया है। लगातार वहाँ पर दो सीओ और 8 थाना प्रभारी हम लोगों ने लगाए हुए हैं, जो एसएसबी की टीम के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो नेपाल की वहाँ आर्म्ड पुलिस है उनके साथ भी वार्ता करके, समन्वय करके ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और आज वहीं अनलॉक 1.0 में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल तो खुल गए, लेकिन कोरोना वायरस का डर यहां भी लोगों को सता रहा है। लिहाजा आम दिनों के मुकाबले श्रद्धालु कम ही आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर के पुजारी और मंदिर के जो पुजारी है, पूजा सामग्री है, उसका व्यापार करने वाले दुकानदारों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए, काशी में इंडिया न्यूज की टीम ने दशामेश इलाके के रुद्राक्ष और मूर्ति व्यापारी से बातचीत भी की है। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी या यूँ कहें काशी, जहाँ की सुबह मंदिर के घंटे और शंख ध्वनि से होती है और बनारसी अल्हड़पन यहाँ देखने को मिलता है। जैसा मैंने बताया कि धर्म अध्यात्म की नगरी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे सैलानी और दर्शनार्थी भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें भी वो लेने आते हैं। और मैं बनारस के दशाश्वमेध क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे देखिए मेरे पीछे एक दुकान है। यहाँ पे रुद्राक्ष से लगायत बाकी जो भी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो सब बिकती है। पर इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ ग्राहकों की जो है मतलब कहीं उपस्थिति नहीं दिख रही है। ग्राहक नदारत हैं इस इंतज़ार में कि दुकानदार बैठे हैं इस इंतज़ार में कि ग्राहक आए और उनकी दुकानदारी हो। आइए जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? दीपक दीक्षित। दीपक जी, कैसा चल रहा है अभी आपका काम? अभी तो सर नील एकदम है, एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर है। अच्छा अभी इस दुकान खोला जा रहा है, साफ सफाई करी जा रही है और बंद किया जा रहा है। फिलहाल तो यही चल रहा है। कितने दिन से दुकान खोल रहे हैं? हफ्ते में 3 दिन का है, आज हमारे समझ में चौथा या 5वीं बार दुकान खोल दी है। अच्छा, पहले से लॉकडाउन के पहले जो आपकी सेल होती थी और आज में क्या अंतर है? सर बहुत अंतर है। पहले हमारी 10 से 15 हज़ार की सेल थी, इस वक्त हमारी ये हो गई है कि कुछ दिन 200-400 ही बिक जाए। किसी दिन अभी 2-3 दिन पहले शुक्रवार के दिन आए थे तो 1 रुपये भी नहीं बिका। सुबह से शाम तक गए बंद करके। हमारे कारीगर आए, उन लोग को पैसा वगैरह दिया गया, जो भी दिया गया अपने जेब से दिया गया। अभी फ़िलहाल तो मंदी का दौर है। मुख्य रूप से आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? पीतल की मूर्तियाँ वगैरह हैं, पीतल की ये सब पूजा पाठ की सामग्री है, पारद के शिवलिंग वगैरह हैं, रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, मार्बल की मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सब है। अगर बात करेंगे, सारी चीज़ धार्मिक से ही जुड़ी हमारी है। अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो कौन होते हैं आपके? हमारे यहाँ ज़्यादातर साउथ इंडियन होते हैं, जो पीतल का सामान ज़्यादा लेते हैं। रुद्राक्ष की माला हो गए, स्फटिक की माला वगैरह हो गए। कुछ बंगाली लोग आते हैं तो वो मार्बल के बने हुए, जैसे प्लेट हो गए, मार्बल के गिलास हो गए, वो सामने रखे हुए हैं।
मार्बल के प्लेट गिलास कटोरे वगैरह, तो वो लोग पूजा घर में उस चीज़ का यूज़ करते हैं। वो चीज़ ज़्यादा हमारे यहाँ है, बंगाली लोग, और 2 ही कस्टमर ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि शिव की नगरी है और बनारस में कहते हैं कि कण-कण में शिव है, तो ये रुद्राक्ष बारे में जानना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मतलब पहनने का उसका फ़ायदा क्या है? देखिए सर, पहली बात ये रुद्राक्ष का जो दाना है ये शिव का प्रसाद है, और इसको पहनने से ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो एकदम मिडिल में आ जाएगा, जिसका लो है उसका भी मिडिल में आ जाएगा। तो ये दोनों तरह से ये बहुत कारगर है। ये रुद्राक्ष आशा कहाँ से है? ये काठमांडू से भी आता है, नेपाल के रास्ते आता है, असली वहीं से मिलता है। वैसे इसके अंदर एक आता है एक मुखी रुद्राक्ष, तो वो तो आजकल मिल रहे हैं बाजार के अंदर, लेकिन वो असली नहीं है। असली केवल 3 दाने आते हैं बस। एक आकाश में उड़ जाता है, एक पाताल में चल जाता है, एक दाना पृथ्वी को रहता है। वो जिसको मिल जाए वो भगवान शंकर को मिल गया, फिर वो मतलब वो शिव जी प्राप्त कर लिया वो। ये दुकान के अधिष्ठाता थे, इन्होंने बताया कि हालांकि बनारस शिव की नगरी है, आध्यात्मिक रूप से बहुत योगदान है और बहुत उसका अहम स्थान है बनारस का। और बात यदि करेंगे दर्शनार्थियों की, तो यहाँ बनारस में बहुत दर्शनार्थी आते हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, और यहाँ की जो चीज़ें हैं जैसे रुद्राक्ष है और जो पीतल के बर्तन वगैरह है वो काफ़ी मात्रा में लेके लोग अपने साथ में जाते हैं। हालांकि इस समय दुकानदारी इनकी नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप फैला हुआ है उसके वजह से लॉकडाउन पूरे देश में किया गया था। फिलहाल अभी अनलॉक 1 में थोड़ी रियायतें दी गई हैं, मतलब ऑड इवन हिसाब से दुकानें खोली जा रही हैं बनारस में। हालांकि अभी इनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, इनको भी इंतज़ार है कि जो सैलानी हैं या दर्शनार्थी हैं, तीर्थयात्री हैं, वो बनारस में आएँ और इनका जो रोज़गार है वो फिर से पनपे। इंडिया न्यूज़ से बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो अनलॉक 1 में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पत्नी और बच्चों के साथ एक मजदूर ई रिक्शे में सामान रखकर एक्सप्रेसवे के रास्ते नोएडा से बलिया जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ई रिक्शे की बैटरी खत्म हो गई। भीषण गर्मी से परेशान परिवार को जब कोई राह नहीं दिखी, तब पुलिस उनके लिए भगवान बनकर मदद को आई और डायल 112 पुलिस ने मजदूर परिवार के ई रिक्शे को अपनी गाड़ी से बांधकर एक होटल तक पहुंचाया, जहां मजदूर ने अपने ई रिक्शे की बैटरी को चार्ज करवाया और साथ ही सकुशल अपने गंतव्य को रवाना भी हो गए। पुलिस की इस कार्यशैली की हर कोई सराहना भी कर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए यूपी विशेष में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।